Hello students, welcome back. So students, in today's lecture we're gonna start electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स को फ्लक्स कहते हैं, अपवाह भी कई बार बोलते हैं, अफवाह नहीं कह रहा हूँ, अपवाह अपवाह है, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है उनको तो ये बात पता होगी कि दिस इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी रीजन, राइट। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ना, तो नंबर्स अगर है तो नंबर्स की तो यूनिट कभी होती नहीं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्यों होती है, कभी सोचा है आपने? भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी रीजन, पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी रीजन, या वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी बॉडी में से पास हो रही हैं, यही बोलते हैं ना। तो अगर ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है तो नंबर्स की तो कभी यूनिट होती नहीं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्यों होती है, सोचा कभी आपने? अच्छा, दूसरी बात ये, मैं आपसे कह दूं कि भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी रीजन, जैसे डेफिनेशन जो मैं लिखते हैं सबसे आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, देखो बच्चों फील्ड तो इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, अगर फील्ड मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसलिए मैं सिर्फ फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस रीजन, कुछ भी लिख लीजिए मैं, या क्लोज्ड स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, जो आपका मन करे, ठीक है। सच्चाई ये है कि इससे आपको कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो तो हाइपोथेटिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाइपोथेटिकल है तो हाइपोथेटिकल चीज़ में नंबर्स कहाँ से बताओगे? किसी ने मुझसे कहा कि सर ये फील्ड है, इसमें से 3 लाइनें पास हो रही हैं, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 3 हो गया, इसमें 3 इज द आंसर। मैं कहूँगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हाइपोथेटिकल है ना, तो हाइपोथेटिकल है तो 3 की जगह 300 भी हो सकती हैं, बहुत सारी फील्ड लाइन भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर गलत, क्योंकि डेफिनेशन कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी रीजन। अरे भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो जो फील्ड लाइंस हैं वो तो इमेजिनरी हैं, और इमेजिनरी तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या आपको इससे फ्लक्स समझ में आएगा? नहीं। स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन में काफ़ी समस्या है, तो मैं ज़रा इसको साफ कर देता हूँ, या चलिए लिखा रहने देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो गाइज ये हमारा पार्ट 1 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हम जो पढ़ रहे हैं इसमें दिस इज बेसिकली पार्ट 1। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले सबसे पहले हम लोग एरिया वेक्टर को जानते हैं। कहते हैं ना कि भाई राम को जानने से पहले हनुमान को जानो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। अब यहाँ भी कई बच्चों को डाउट होगा कि सर एरिया वेक्टर क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? बच्चों वो दोनों ही हैं, स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। अब स्केलर और वेक्टर कैसे हो सकता है? देखिए जैसे मैं बताता हूँ कि ये फ़ोन है, अब इस फ़ोन का एरिया भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब फ़ोन का एरिया भी निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ, मैं थिकनेस को नेग्लिजिबल इसके मान रहा हूँ, तो फ़ोन का कुछ भी एरिया है। और सपोज़ करो कि मैंने एरिया के हिसाब से फ़ोन खरीदा है कि भाई उसकी डायमेंशंस ये होनी चाहिए, ठीक है। तो इस फ़ोन को मैं ऐसे घुमा दूँ, ऐसे घुमा दूँ, ऐसे घुमा दूँ, ऐसे घुमा दूँ, कोई फ़र्क पड़ा? कोई डायमेंशन बदल गई क्या? कोई एरिया बदल गया क्या इसका एरिया तो वही रहेगा। अगर एरिया वही है तो यहाँ तो एरिया में डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो एरिया क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर हुआ ना। भाई इसका कुछ एरिया, आप कोई एरिया के हिसाब से खरीदने गए, आपने कहा भाई ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है, किसी भी चीज़ को आपने एरिया के हिसाब से खरीदा, तो उसका अगर ओरिएंटेशन चेंज कर दोगे तो क्या उससे कोई उसके एरिया में फ़र्क पड़ गया क्या? उसके लेंथ इनटू विड्थ में कोई फ़र्क पड़ गया क्या? नहीं पड़ा। यहाँ एरिया स्केलर है, तो बात आती है कि सर वो एरिया वेक्टर कब होगा? एरिया वेक्टर तब होगा जब उस एरिया में से पास होने वाली चीज़, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आपने बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज किया तो आपके फाइनल आंसर पे फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क पड़ता है तब एरिया वेक्टर है। जैसे कि मान लो कोई चीज़ है जो इसमें से पास हो रही है, इसमें से गुजर रही है, इसके अंदर से पास हो रही है, अगर मैं इसको यूँ करूँगा तो जो चीज़ इसमें से गुजर रही है, जो पास हो रही है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। यूँ करूँगा तो भी फ़र्क पड़ेगा, यूँ करूँगा तब भी फ़र्क पड़ेगा, यूँ करूँगा तब भी फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब कि इसका ओरिएंटेशन बदलने से जो चीज़ इसमें से गुजर रही थी उस पर फ़र्क पड़ा, और फ़र्क पड़ा तो अब एरिया यहाँ पर क्या होगा? एरिया वेक्टर। रख दिया फ़ोन मैंने, ठीक है। तो अब एरिया यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एरिया वेक्टर। तो एरिया जो है, हम वेक्टर की इसके हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है आउटवर्ड नॉर्मल। अब लोग इसमें आउटवर्ड नॉर्मल एक इंग्लिश की डेफिनेशन है, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं प्रॉपर। तो देखो सच ये है, एरिया वेक्टर जो है ये कैसे कंसिडर होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस
परपेंडिकुलर टू सरफेस टुवर्ड ओपन रीजन, या ओपन रीजन की अच्छे से मैं बात करूं तो बेटा खुली हवा में, यानी कि खुली हवा में, ठीक है। परपेंडिकुलर टू सरफेस, मान लीजिए कि मैंने सरफेस भी बोल सकते हैं, प्लेन भी बोल सकते हैं। मान लीजिए कि रिंग है, जैसे मान लीजिए रिंग है, तो इस रिंग के रिंग का प्लेन क्या है, ये वाला प्लेन है, ठीक है भाई। मान लो मैंने कह दिया बेटा ये रिंग ले लो, इस रिंग का प्लेन क्या है, इसी प्लेन में है, तो इस रिंग से परपेंडिकुलर क्या है, इस साइड में है। लेकिन बच्चों रिंग का परपेंडिकुलर तो आप दूसरी साइड में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन एयर में होना चाहिए। तो 2D ऑब्जेक्ट जो होता है, 2D ऑब्जेक्ट जो होता है उसका परपेंडिकुलर इस साइड में भी है और इस साइड में है, दोनों के दोनों ओपन एयर में है, ठीक है। तो 2D ऑब्जेक्ट के अंदर आप दोनों के दोनों को ले सकते हो। तो मेरा बताने का तरीका ये है बच्चों कि ये होगा हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट और एक हमारे पास है 3D। अब 2D का एरिया जो है, 2D ऑब्जेक्ट का जो एरिया है, ये तो आप एरिया वेक्टर दोनों तरफ ले सकते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए फ़ोन उठा लेता हूँ अपना मैं, मान लीजिए क्या फ़ोन तो उठाया मैंने, ये लो एक रेक्टेंगल, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर कहाँ लोगे बेटा, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस या प्लेन, तो बेटा ये एरिया वेक्टर आ गया, राइट। तो ये एरिया वेक्टर खुली हवा में है, लेकिन इस साइड वाला जो है, इस साइड वाला जो है ये भी तो खुली हवा में है, तो मैं तो इस एरिया वेक्टर को भी कंसीडर कर सकता हूँ, इस एरिया वेक्टर को भी कंसीडर कर सकता हूँ, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिसमें कि हम जानबूझकर माइनस नहीं लेते तो प्लस ले लेते होंगे, ठीक है, वहाँ पर आंसर बना लेते हैं लोग, कर लेते हैं, लेकिन एरिया वेक्टर तो दोनों ले सकते हैं। तो 2D के लिए तो हमें बहुत फ़ायदा है, 2D के लिए हमें बहुत फ़ायदा है। 3D के लिए हम क्या करें, देखो 2D के ऑप्शन में लिख देता हूँ। 2D में क्या हो सकता है बेटा, रिंग हो सकता है, 2D में क्या हो सकता है आपका क्या बोलते हैं, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल हो सकता है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। 2D में जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, मैंने कहा कि बेटा ये हमारे पास एक रिंग है, रेडियस उसकी r है, ठीक है। इस रिंग को आपने इस रिंग को हम लोगों ने रखा हुआ है XY प्लेन में, ठीक है, ये x प्लेन है, ये y प्लेन है, ठीक है, k आपकी तरफ है, दिस इज x, दिस इज y, और z जो है वो आपकी तरफ है। क्या आप इसका मुझे एरिया वेक्टर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि इसका एरिया वेक्टर क्या होने वाला है, कितना होने वाला है? अरे भाई इसका ये देखो XY प्लेन है, ये बोर्ड XY प्लेन है, तो इस बोर्ड में एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। लेकिन रिंग तो 2D है ना, तो 2D है तो भाई एरिया वेक्टर तो उस साइड में भी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप भी चलेगा और पाई आर स्क्वायर के कैप भी चलेगा, दोनों चलेंगे भाई। रिंग ये है तो आप देखो XY प्लेन में ये है, तो बेटा परपेंडिकुलर किधर है, के कैप उधर है, और माइनस के कैप इस साइड में है, तो ये आप दोनों ले सकते हो 2D ऑब्जेक्ट के अंदर। 3D के अंदर बात करते हैं तो बच्चों 3D ऑब्जेक्ट मतलब क्या क्या, भाई ये हो सकता है हमारा स्फीयर, 3D ऑब्जेक्ट स्फीयर हो सकता है, 3D ऑब्जेक्ट हमारा एक क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, ठीक है। इसमें जो आता है, इसमें हमें डेफिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो एरिया आता है वो होता है आउटवर्ड नॉर्मल, यानी कि भाई ओपन रीजन, खुली हवा में। अब खुली हवा में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो कमरा है, अब आप देखिए मैं इस रूम के अंदर हूँ, तो अब मैं रूम के अंदर सिर्फ इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मान लो ये रेक्टेंगल, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस रेक्टेंगल के तो मैंने आपको कहे थे 2 एरिया वेक्टर है, एक तो उस साइड में होगा, मान लीजिए बोर्ड है तो बोर्ड के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर देखना है, तो एक तो देखो इस साइड में आपकी तरफ आ रहा है और एक उस साइड में होगा। लेकिन अब इस साइड वाला क्या खुली हवा में है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो कमरा आ गया ना, बंद कमरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाला एरिया वेक्टर आप कंसीडर नहीं करेंगे, अब आप एरिया वेक्टर सिर्फ वो कंसीडर करेंगे जो उस तरफ है खुली हवा में। छत का एरिया वेक्टर किधर होगा, जो छत है, छत का एरिया वेक्टर देखो होने को तो नीचे भी हो सकता है, क्योंकि छत ऐसे है तो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन नीचे जो है वो कमरे के अंदर आ गया, तो अब छत का एरिया वेक्टर सिर्फ ऊपर रह गया, समझ गए। इस वाली वॉल का इस तरफ है, इस वाली वॉल का इस तरफ है, ज़मीन का उधर है, जबकि मैं मान के चल रहा हूँ कि खुली हवा है। क्लियर हो पा रहा है? तो ऐसे भी आप एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, एक क्यूब दे दिया, मैंने कहा भाई ये लो, इस तरह से क्यूब है, अब इसका एरिया वेक्टर बताओ। तो एरिया वेक्टर आप कैसे बताएंगे भाई, इस फेस का इस तरफ, इस फेस का इस तरफ, एक ऊपर एक नीचे, और एक डॉट और एक क्रॉस। डॉट इसलिए वो वाला क्यूब का फेस जो आपके तरफ है, यानी एक क्यूब का डब्बा जो है, मान लीजिए कोई क्यूब तो मेरे पास अभी नहीं है राइट नाउ,
लेकिन जो फेस आपकी तरफ है उसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है, और जब से पिछले वाला फेस है, सबसे पीछे वाला, उसका एरिया वेक्टर उसकी तरफ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा बच्चों। ये सिर्फ पार्ट 1 है, बहुत छोटा लेक्चर मैंने बनाने की कोशिश की, तो आप पार्ट 1 में सिर्फ इतना समझ लीजिए। फिर पार्ट 2 में बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को विद डेफिनेशन और आगे बढ़ाएंगे। डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने आपको बताया। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला वगैरह जो है वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर पढ़ा है, समझ गए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, अगर आप इतना डिमांड कर रहे हैं। स्फेयर का किधर होगा भाई? अगर मैं कह दूँ स्फेयर एक 3D है, तो स्फेयर का एरिया वेक्टर किधर होगा? देखो बेटा बॉल है, तो 3D का एरिया वेक्टर आपकी तरफ यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी। अरे स्फेयर पे तो परपेंडिकुलर जितने मर्जी बना लो, वो सारे के सारे एरिया वेक्टर है। स्फेयर है तो ये भी जितने भी परपेंडिकुलर बना रहे हो वो सब के सब उसका एरिया वेक्टर है। क्लियर हो पा रहा है? तो चलिए बच्चों, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।